तो ये फाइनली जबी अलोंसो के एरा का जो फर्स्ट मैच था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं 1-1 ड्रॉ हुआ अल हिलाल के साथ। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप लोगों की तरह मैं भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूँ, बट हाँ, मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट जबी अलोंसो को इसका पूरा ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। बट ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब उसके ऊपर बार बार क्रिप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट वी हैव टू मूव ऑन। अब मूव ऑन हमें करना है, बट पिछले मैच की जो लर्निंग्स है वो भी हमें साथ में लेनी है, ताकि हम वो गलतियां आगे ना कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं 5 लर्निंग्स जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड ने ली होंगी, या फिर जो मैंने एनालाइज करी कि ये प्रॉब्लम्स थी, जिसको हम अगर ओवरकम कर लेंगे तो वी कुड प्ले बेटर। मे बी पचुका के अगेंस्ट जो हमारा मैच होने वाला है दूसरा सीएफ पचुका के साथ, उसमें हम बेटर खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं 5 लर्निंग्स जो अल हिलाल वाले मैच से अपने को मिली थी, और हम उन लर्निंग्स को कैसे, जो कमियां थी उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस एंड मदरस्ताज अगेन। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है वाइड विंगर प्लान फ्लॉप्ड। अब ये तो हम सबको पता है कि विनीसियस एंड रॉड्रिगो ने कहीं ना, मतलब खासकर विनीसियस ने बहुत ही भाई धज्जियां उड़ाने वाली परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऑप्टा के स्टैट्स देख रहा था, तो ऑप्टा के स्टैट्स पे मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पोजीशन लूज करा है वो विनीसियस ने करा है 11 टाइम्स, एंड ही वॉज द सेकेंड लीस्ट टच्ड प्लेयर। मतलब उन्होंने कम से कम सेकेंड लीस्ट टाइम्स बॉल को टच करा था पूरे मैच में, उसमें भी उन्होंने 11 बार जो है पोजीशन वहाँ पे लूज कर दिया। बट आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि ये जो सारी टैक्टिक थी ये जबी अलोंसो ने ही कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करी थी। उन्होंने क्या करा था, अपने जो दोनों विंगर्स थे उनको बिल्कुल टच लाइन के साइड में खड़ा कर दिया, जिससे कि जो पिच है थोड़ी वाइड हो जाए, और जो मिडफील्डर्स हैं बीच में, जैसे कि जूड बेलिंगम या फिर आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ जो फेडे वेलवर्डे टाइप के जो प्लेयर थे पीछे की साइड, इन लोगों को एक स्पेस मिले खेलने के लिए। एंड जो और पासेज है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है आराम से कहीं ना कहीं आप मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि चली जाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जो जबी अलोंसो ने एक्सपेक्टेशन करी थी उतनी बॉल जो क्विकली जो है बॉल ने मूव नहीं करा। यही कारण था कि जो आपके विनीसियस एंड रॉड्रिगो थे वो दोनों टच लाइन पे खड़े रह गए। कार्लो एंचेलोटी के एरा में क्या होता था कि कार्लो एंचेलोटी उम्मीद करते थे कि जो आपके विंगर्स हैं वो कट करके अंदर की तरफ आएंगे, बट जबी अलोंसो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। उन्होंने उम्मीद करी कि आपके विंगर्स जो है वो वाइड हो जाएंगे, इससे आपके जो मिडफील्डर्स है उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा खेलने के लिए, क्विकली पासेस आएंगे एंड ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी दैट वाज क्लूलेस, क्योंकि आप गेम को तभी कंट्रोल करते हो जब आप मिडफील्ड को कंट्रोल करते हो, और मिडफील्ड कंट्रोल करने का तरीका है पोजेशन कहीं ना कहीं अपने पास रखना। हमने काफ़ी चीज़ें अच्छी करी, प्रेसिंग वगैरह में मुझे नई नई चीज़ें दिखी, बट अनफॉर्चुनेटली मिडफील्ड को बॉस करना कहीं भूल गए। एंड क्योंकि फेडे वेलवर्डे का भी थोड़ा सा ऑफ डे था उस दिन, तो जिस तरीके की मिडफील्ड की हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें देखने को वहाँ नहीं मिली, और इसकी वजह से जो हमारे विंगर्स थे या फिर जो हमारे स्ट्राइकर भी था बेचारा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ विंगर्स की बात कर रहा हूँ, उनको जो डिलीवरीज मिडफील्ड से चाहिए थी वो कभी मिली नहीं। अगर आप बीबीसी का भी एरा अगर याद करो तो रोनाल्डो, बेंजेमा, बेल, उन तीनों को भी डिलीवरीज पीछे क्रूज एंड मॉडरिच से मिलती थी। आई नो कि मैंने सब ने विनीसियस को बहुत क्रिटिसाइज करा है, और वो क्रिटिसिज्म है वो बनती भी है। मैं आपको बता रहा हूँ 11 टाइम बॉल लूज करना, भाई टैक्टिक इज समथिंग डिफरेंट ऑब्वियसली। तो हमें यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो मिडफील्डर्स का रोल था यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं डामाडोल था, जिसकी वजह से विनीसियस को जो वो फाइनल डिलीवरीज नहीं मिली। तो शायद आप एक पॉइंट ये थोड़ी सी लेवरेज उसको दे सकते हो कि वो ये बोल सकते हैं अपने डिफेंस में कि यार मुझे बॉल ही नहीं मिली, मैं क्या करता। बट भाई जब बॉल आपको मिली तब भी आपने कुछ खास नहीं करा, ये भी हम अपने डिफेंस में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। तो येस, जो जबी अलोंसो का वाइड विंगर्स रखने का जो प्लान था वो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गया ड्यू टू मिडफील्ड। तो एक लर्निंग हमने ये ली है कि जब हम आगे कभी जाएंगे तो जो हमारी मतलब मिडफील्ड है एटलीस्ट वो हमें इतनी क्रिएटिव रखनी पड़ेगी कि जो आपके विंगर्स हैं अगर वो वाइड भी खड़े हैं तो वो आपकी टीम की हेल्प कर सके, और उनकी हेल्प करने के लिए उनको बॉल जो है वो बहुत क्विकली जाने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। और आइदर या तो बॉल बहुत क्विकली जा रही है या आपके फुल बैक्स, विंगर्स, मिडफील्डर्स के साथ 1-2-1-2 जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो अल हिलाल ने दिखाया। आप अगर हाईलाइट्स देखोगे तो अल हिलाल बहुत ही फैंटास्टिक पासिंग कर रहे थे 1-2-1-2-1-2 करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सेकंड लर्निंग जो मुझे दिखी दैट इज आर्दा ग्यूलर, द कनेक्टिव टिश्यू। मैंने इसका पॉइंट का नाम ही रखा है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट वाज द आर्दा ग्यूलर। अगर आप जूड बेलिंगम को देखो, हमने सबकी बात कर ली बट एक प्लेयर था जिसकी बात हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, विच इज़ जूड बेलिंगम। अगर आप जूड बेलिंगम को देखो तो वो पिच पे पता नहीं कहाँ घूम रहा था भाई। कभी वो डीप घूम रहा था,
कभी वो गुंजालो गार्सिया के साथ प्रेस कर रहा था आगे की तरफ, कभी वो राइट पे घूम रहा था। मतलब पूरे मैच में सिर्फ 35 कंप्लीटेड पासेस से जूड बेलिंगम के। तो जितनी क्रिटिसिज्म हमने बाकी विंगर्स की भी करी है, उतनी क्रिटिसिज्म जूड बेलिंगम की भी भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे बनती है। अनफॉर्चुनेटली वो हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना उसके बारे में बात करी। बट हाफ टाइम के बाद जब आर्दा ग्यूलर ने रॉल एसेंसियो को रिप्लेस करा, उसके बाद से जो हमारी मिडफील्ड थी ना भाई, वो मड्रिड जो है वो सडनली जो मिडफील्ड थी मड्रिड की, वो सडनली चेंज हो गई एकदम से, जैसे मैजिक वॉन्ड कहीं ना कहीं घूम गई। आर्दा ग्यूलर ने आते ही भाई पूरा गेम बदल गया। और यही रीज़न है कि आर्दा ने आते ही आपको दिखा दिया कि भाई मतलब एक तरीके से उसने दिखा दिया जो आपको ज़रूरत थी। ठीक है, उसने बॉल जो गेम को स्विच करना था वो करा। उसके बाद जो रनर्स थे आपके बिटवीन द लाइंस, उनको बॉल्स वगैरह फीड करी, ड्रिबलिंग करी, ब्यूटीफुल पासेस करे। तो आर्दा ग्यूलर ने मतलब ये आपको एक तरीके से दिखा दिया कि भाई मेरी ज़रूरत है यहाँ मिडफील्ड में। आप सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम के, मतलब जूड बेलिंगम ऑब्वियसली इज बिगर प्लेयर देन आर्दा ग्यूलर कहीं ना कहीं, आप सिर्फ बड़े प्लेयर्स के दम पे नहीं रह सकते। आपको एक क्रिएटिव मिडफील्डर की यहाँ पे ज़रूरत है जिसके पास वो स्पार्क जो है होना चाहिए। और ये बात हमें माननी पड़ेगी क्योंकि आर्दा ग्यूलर के आने के बाद ही काफ़ी सारे चांसेस बनने क्रिएट हो गए थे हैं। और आर्दा ग्यूलर ने यार जो इंटेंट दिखाया ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब एक होता है ना हंगर टू विन वाली चीज़, वो फैंटास्टिकली वहाँ पे देखने को मिल रही थी। एंड आर्दा ग्यूलर ने जो चीज़ सबसे बढ़िया करी, एक तो उसने थोड़ा कामनेस दिखाई। जहाँ पे गेम को स्लो करना था वहाँ पे स्लो किया, जहाँ पे फास्ट करना था वहाँ पे फास्ट किया। जो जबी अलोंसो ने बोला कि मैंने अपनी टीम को सेकंड हाफ में बोला था, वो उसने फैंटास्टिकली इंप्लीमेंट करा। टच करा बॉल को, आराम से देखा कि मुझे कहाँ पास करना है, कामली जो है बॉल को जहाँ जहाँ मूव करना था वहाँ करा। उसको बहुत एग्जैक्टली पता था कि मुझे गेम कहाँ पे स्पीड अप करना है। जैसे कि फॉरवर्ड पासेस वगैरह के लिए उसने फैंटास्टिक तरीके से बॉल एकदम क्विकली निकाल दिया। जब उसको दिखा कि आगे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे थोड़ा रुक के पास करना पड़ेगा, ही एक्चुअली डिड दैट। तो स्लो एंड स्पीड का जो एक कॉम्बिनेशन था वो आर्दा ग्यूलर ने बहुत ही फैंटास्टिक दिखाया। तो मतलब आप इसी वजह से देखोगे कि सेकंड हाफ में जो हमारी टीम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करा। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ने उतना पैनिक नहीं करा जितना फर्स्ट हाफ में कर रहे थे, और थोड़ा पोजीशन हमारे पास था मिडफील्ड में जस्ट बिकॉज ऑफ आर्दा ग्यूलर। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चीज़ से हमने ये सीखा है कि शायद हम नेक्स्ट मैच में एक वेलवर्डे बेलिंगम आर्दा ग्यूलर टाइप की मिडफील्ड भी ट्राई कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वेलवर्डे को आप नंबर 6 वाले रोल पे रखो। नंबर 6 का मतलब कि वो स्प्रिंट कर सकता है बैक टू स्टॉप द काउंटर अटैक्स कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सकता है। हमें पता है कि भाई इंजन है बिल्कुल, बट जो क्रिएटिविटी वाला काम है वो मुझे ऐसा लगता है कि फेडे वेलवर्डे के एटलीस्ट अभी बस की बात नहीं है। जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम है वो हमें फेडे वेलवर्डे को नहीं देना चाहिए। तो इससे बेटर है कि आप उससे डिफेंडिंग सीडीएम वाला रोल करा लो, आप उससे काउंटर अटैक रुकवा लो, आप उससे नॉर्मल रन्स बनवा लो, दैट इज ओके। उसके बाद बेलिंगम ये उसके आगे रहेगा ऑब्वियसली। इसका रोल तो अभी के लिए मैं वही मान के चल रहा हूँ कि नंबर 10 वाला रहेगा बिहाइंड द अटैकर्स। गोंजालो गार्सिया के साथ जूड बेलिंगम ने ठीक ठाक प्रेसिंग करी थी अटैकर्स को। हमारे 4 लोग जो हैं उनकी टीम को प्रेस कर रहे थे, विच वॉज फैंटास्टिक। बहुत टाइम बाद मुझे देखने को मिला था। एंड थर्ड, आर्दा ग्यूलर अगर भाई इन सबके साथ रहेगा तो डिफेंडर, एक अटैकर टाइप मिडफील्डर, और जो उनका एक कनेक्टिंग टिश्यू है दैट इज द आर्दा ग्यूलर विद हिज फैंटास्टिक पासेस, विजन, क्रिएटिविटी, वो आपकी मिडफील्ड में यहाँ पे रहेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक लर्निंग हमारे लिए ये है कि हमें एक स्पार्क वाले प्लेयर की जो जरूरत है वो आर्दा ग्यूलर है। तो कुड बी पॉसिबली हम शायद जूड बेलिंगम, फेडे वेलवर्डे एंड आर्दा ग्यूलर की एक मिडफील्ड शायद हमें ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड, ट्रेंट्स मूव इनसाइड लेफ्ट केप्ट द राइट साइड एम्प्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने ध्यान दिया हो, जबी अलोंसो ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मिडफील्ड के साथ बिल्डअप बनाने के लिए बोला था। ये तब हुआ था जब सेकंड हाफ में चोआमनी पीछे चला गया था डिफेंडर के रोल पे। तब पीछे हमारे 3 डिफेंडर्स खेल रहे थे, मतलब डीन हाउसन, उसके बाद फ्रैन गार्सिया, और उनके बीच में चोआमनी जो था। हमारा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कहीं ना कहीं आगे की तरफ चला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डअप की वजह से रियल मैड्रिड ने बहुत ज़्यादा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा स्पेस अपने पीछे छोड़ दिया था, जिसका फ़ायदा भाई सबसे ज़्यादा सलीम अल डोसारी क्या कर रहा था, वो जैसी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आगे जा रहा था और बॉल मिस हो रही थी, सलीम अल डोसारी वहाँ से रन बना ले रहा था। आप मैच की हाईलाइट दोबारा जाके देखना, आपको सेकंड हाफ में दिख जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डोसारी था वो इधर की साइड से, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की साइड से जो है रन बनाता हुआ आपको मिलेगा। एंड ट्रेंट ने जो जगह खाली छोड़ दी थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली सिम्योनी इंजागी को ये एक्सपेक्टेड था कि जबी अलोंसो ऐसा कुछ करेंगे भाई। ठीक है, तो
कम से कम 3 बार ड्रिबल पास हुआ और कम से कम 4 मतलब उस ड्रिबल पास को मिला के टोटल 4 अटैकिंग जो मतलब एक तरीके से पासेस जो कन्वर्ट हो सकते थे वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की साइड से पड़े। तो जबी अलोंसो की जो ये टैक्टिक थी भाई, ये भी कल फेल हो गई। मतलब जबी अलोंसो को ये चीज़ पता लग गई कि भाई मैं ट्रेंट के भरोसे पूरा जो राइट बैक वाली मतलब जो अटैकिंग थ्रेट है, अगर मैं उसको मिडफील्ड में ले आता हूँ तो वो ट्रेंट के साथ बहुत मुश्किल है करना। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया, फेडे वेलवर्डे को, अब अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जा रहा है तो फेडे वेलवर्डे को थोड़ा सा पीछे कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, जो पीछे का काउंटर अटैक प्लस राइट बैक वाला जो एरिया है उसको कवर करने के लिए, जो कि रियल मैड्रिड इस टाइम पे नहीं कर पा रही थी। मतलब ये हमें समझ में आ गया कि आप जो या तो फिर आपके जो राइट वाला सेंटर बैक है या जो भी होगा, मतलब डीन हाउसन होगा या फिर राउल एसेंसियो होगा नेक्स्ट मैच में, या चोमनी जो भी होगा, उसको भाई थोड़ा सा आगे आके वो वाला फ्लैंक जो है कवर करना पड़ेगा। बट अगेन इट्स अ रिस्क, क्योंकि फिर आपके इधर का स्पेस खाली बच जाएगा जिसमें काउंटर बढ़िया सा एक लॉब बॉल आई, क्विकली गॉन। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे है कि किस तरीके से जबी अलोंसो इसको काउंटर करेंगे। बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अगर आप आगे खिला रहे हो तो आपको पीछे प्रोटेक्शन यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये भी एक लेसन हमने यहाँ पे सीख लिया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट विच इज द 3-5-2 स्विच एक्चुअली वर्कड। सेकेंड हाफ में चुआमेनी जो है उसको सेंटर बैक बना के छोड़ दिया। मतलब फ्रैन गार्सिया और डीन हाउसन के बीच में जो है कहीं ना कहीं हमारा चुआमेनी जाके खेल रहा था, राउल एसेंसियो को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जो ट्रेंड था वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे चला गया था वेलवर्डे के पास, तो उस टाइम पे 3 डिफेंडर्स हमारे पास पीछे थे। तो जो आपकी फ्रंट लाइन थी वो एक तरीके से 5 मैन वेव बन गई थी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही डिफेंडर पीछे बचे थे। और इसके 15 मिनट के अंदर, मतलब जब ये ट्वीक मैड्रिड ने किया, 3 शॉट्स ऑन टारगेट पड़ गए थे। तो ये चीज आपको दिखा रही है कि जो जबी अलोंसो का नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना 3-5-2 वाला, ये एक्चुअली वर्क करता है भाई। और ये हमने कल एक्चुअली वर्क करते हुए देखा कहीं ना कहीं। जो गलतियां हुई वो तो हुई, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट जब हमने उसको थोड़ी फिक्स करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली हमें 3 शॉट्स ऑन टारगेट मिल गए 15 मिनट के अंदर ही। और मतलब ये फर्स्ट हाफ से तो सबसे ज्यादा है। शायद फर्स्ट हाफ में तो वो जो गोल पड़ा था दैट इज द ओनली शॉट ऑन टारगेट, और शायद एक मिस हुआ था आई गेस। तो उसके अलावा उससे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये है। तो भाई हमें ये पता लग गया कि अगर आप 3-5-2 से ही मैच को स्टार्ट करते हो और अगर आप मतलब गोल को चेस कर रहे हो, जैसे कि कल हम कोशिश कर रहे थे गोल मारने की, तो ये जो 3-5-2 वाली मिडफील्ड प्लस जो डिफेंडिंग वाली चीज़ है, कांस्टेंट प्रेशर रखेगी दूसरी टीम पे, एटलीस्ट ऑन द वीकर ओपोनेंट्स। कहीं ना कहीं सीएफ पचुका इज कहीं ना कहीं वीकर देन अल हिलाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार टीम है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अल हिलाल से थोड़ा सा शायद कम है। रियल मैड्रिड वहाँ पे ये ट्राई कर सकती है, तो शायद आपको एक बेटर बैलेंस मिल सकता है काउंटर्स पे, एंड आप ऑफेंसिवली भी बहुत बेटर खेल सकते हो। तो मतलब आप सोच के देखो कि अगर आप इस तरीके की चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपके जो विंगर्स हैं उनको क्विकली बॉल मिल रही है, आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो क्रिएटिवली बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आपका जो ट्रेंट अलेक्जेंडर जो पीछे स्पेस छोड़ रहा है उसको कवर कर लिया जा रहा है, उसके बाद 3-5-2 वाली फॉर्मेशन लगा के आप काउंटर्स को भी स्टॉप कर ले रहे हो। क्या बचा है? आपने जो जो चीज़ें गलतियां करी थी वो आपने सारी यहाँ पे ठीक कर ली। तो इसी तरीके की जो ये लर्निंग्स हैं ये आपको नेक्स्ट मैच में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो होपफुली जबी अलोंसो ये सारी चीज़ देख रहे होंगे। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई गोंजालो गार्सिया इज योर होजेलू। मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत है भाई। जिस तरीके से गोंजालो गार्सिया ने कल का मैच खेला है, प्रेस किया लड़के ने, गोल मारा है, शॉट्स ऑन टारगेट लिए, हेडर्स लिए, सब कुछ आपके लिए करा है। मतलब कसिया में से जब बहुत सारे अटैकर्स है, जैसे कि अरेबास चला गया, निको पास चला गया, उनके जाने के बाद उनके रोल को बहुत फैंटास्टिकली फिल करा है गोंजालो गार्सिया ने। वहां पे भी गोल मार रहा था और सीनियर टीम में भी आके गोल मारा। आप अगर पिछला सीजन भी याद करो कार्लो एंचेलोटी के अंडर कोपा डेल रे जो लेगेनिस के अगेंस्ट था, उसमें भी भाई बेंच से आया था और उसने विनिंग गोल मारा था। उसके बाद लीग मैच में सेविया के अगेंस्ट जो था थोड़ा सा लेट आया था एंड बहुत ऊंचाई पे उछला था, मतलब एक हेडर लेने के लिए जंप लिया था एंड उसके बाद बैक पोस्ट पे एक हेडर लगा था शायद, जिसकी वजह से उसका उसने एक तरीके से गोल सेटअप किया था जो इक्वलाइजर में यूज हुआ था। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये इंटेंट दिखाता है प्लेयर का कि भाई ही हैज अ हंगर टू विन कहीं ना कहीं। और अब तो होजेलो ने भी बोला है कि भाई मैड्रिड में भरी पड़ी है लड़के में, वो आपके लिए प्रेस भी करेगा, वो आपके लिए गोल भी मारेगा, आपको क्यों कहीं और देखने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप अल हिलाल के अगेंस्ट देखो, भाई डिफेंडर्स के अगेंस्ट शील्ड कर रहा था बॉल को, स्ट्रेंथ है लड़के में, ये क्लियरली दिखता है। वहां पे फॉरवर्ड लेके जा रहा था, पासिंग भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था और एक तरीके से विजन दिखाता है कि भाई बहुत बढ़िया है लड़के की। उसके बाद जब आप प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहले प्रेसिंग स्टार्ट कर रहा था, जो मैंने बोला ना 4 मैन जो प्रेसिंग वहां पे चल रही थी। तो ये दिखाता है कि भाई
एक तरीके से जो स्टैमिना चाहिए, यानी कि जो इंटेंट चाहिए, वर्क रेट चाहिए, वो लड़के में वहीं के वहीं है। एंड ऑब्वियसली जो गोल मारा, जो शॉट्स ऑन टारगेट लिए, वो सब तो है ही है। तो आपको इतना कंप्लीट स्ट्राइकर कहाँ पे मिलेगा? आई एम 200% श्योर आपको कोई स्ट्राइकर खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड्रिक को आने दो, अभी लोन वोन पे जाने दो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंड्रिक से ज्यादा मेच्योर प्लेयर गोंजालो गार्सिया आपके पास है, जो ज्यादा वर्क रेट दिखा रहा है, जिसको पता है मैड्रिड में रहने का क्या मतलब होता है। ही हैज अ हंगर टू विन, ही हैज हंगर टू स्कोर। एंड किलियन एम्बापे के हॉस्पिटलाइज होने के बाद, वैसे जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, अब हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है किलियन एम्बापे। ही इज बेटर बट ऑब्वियसली नॉट फिट। स्टिल मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 मैच अभी गोंजालो गार्सिया को मिलेंगे और हमें फैंटास्टिक प्लेयर यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो गाइज ये थी 5 लर्निंग जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो ने भी लर्न करी होंगी। जब मैंने हाइलाइट्स देख के इतना नोटिस कर लिया तो उन्होंने तो मुझसे बेटर ही करा होगा। सो होपफुली नेक्स्ट मैच में ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग कौन सी रियल मैड्रिड के लिए, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या आर्दा गुलर ने वाकई गेम को चेंज करा और क्या हमें गोंजालो गार्सिया पे भरोसा करना चाहिए। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।